हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स के जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं पीजीटी, एनबीएस में, केवीएस में और यूजीसी नेट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एमसीक्यूज पूछे गए हैं। मैंने उन एमसीक्यूज को वन लाइन में सेट कर दिया है और वन लाइन के अकॉर्डिंग हम आज उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है नियोजन। तो प्रबंध की प्रक्रिया का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है नियोजन। तो नियोजन की प्रक्रिया प्रबंध की कार्य से आरंभ होती है। अतः नियोजन लक्ष्य अभिमुखी, मतलब कंपनी के जो गोल होते हैं गोल ओरिएंटेड होता है, लक्ष्य अभिमुखी। लोचसी समय अनुसार उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। समय आबद्ध, एक निश्चित समय में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। एवं समन्वय, मतलब सभी के साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ चलती हुई नियंत्रण पर समाप्त हो जाती है और समाप्त होते हुए सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय लेखांकन मानक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना 1977 में हुई। अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया, शेयर को जब इशू किया जाता है तो उसकी प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन है। सबसे पहले अंशों का निर्गमन होता है, उसके बाद इच्छुक लोग उस पर आवेदन एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन के बाद कंपनी अंशों को अलॉट करती है, आवंटन करती है। आवंटन के बाद याचना, मतलब कॉल किए जाते हैं। जो व्यक्ति याचना पर या आवंटन पर पैसा नहीं चुकाते हैं उनके अंशों का हरण कर लिया जाता है, फोरफीचर। और फोरफीचर किए गए अंशों को फिर से क्या कर सकते हैं, री इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक विनिर्माण, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। एक विनिर्माण कंपनी के अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट को बनाते समय निम्न क्रम को अपनाया जाएगा। कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाएंगे? तो सबसे पहले विनिर्माण खाता, उसके बाद व्यापार खाता, उसके बाद लाभानी खाता, लाभानी समायोजन या नियोजन खाता, और सबसे लास्ट में बनाई जाएगी बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा। इकोनॉमिक्स में परफेक्ट मार्केट होता है, तो परफेक्ट मार्केट की अवधारणा एक मिथक अवधारणा है जो व्यवहारिक रूप से बाजार में देखने को नहीं मिलती है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता एक सैद्धांतिक रूप से की गई बात है जो हमें व्यवहारिक रूप से बाजार में देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट, मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, हर्ट्जबर्ग, विलियम आउची और मैकग्रेगर, ये चारों लोग जुड़े हुए हैं अभिप्रेरणा की थ्योरी के साथ में। तो मैस्लो ने दिया है आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, इन्होंने इसमें 5 स्टेप बताए हुए हैं अब्राहम मैस्लो ने। नेक्स्ट, हर्ट्जबर्ग आरोग्य सिद्धांत की बात करते हैं, विलियम आउची जेड सिद्धांत की बात करते हैं, डगलस मैकग्रेगर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की बात करते हैं। थ्योरी एक्स में वो कहते हैं कि कंपनी के कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें कार्य करने के लिए भय या डर दिखाने की आवश्यकता होती है। और थ्योरी वाई में कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के जो स्व अभिप्रेरित होते हैं और कार्य करने के लिए इच्छुक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निर्णयन प्रक्रिया को निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है या बांटा गया है। निर्णयन की प्रोसेस को किस स्टेप में हम सेट करेंगे? नंबर 1, सबसे पहले समस्या को हम परिभाषित करेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है। फिर उपलब्ध विकल्पों पर विचार करेंगे, मतलब हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है। नेक्स्ट, सीमाकारी अथवा बाधक घटकों पर विचार करेंगे। जो हमारे पास उपलब्ध विकल्प हैं उन विकल्पों में हमें क्या समस्या आती है इस पर डिस्कशन होगा और सबसे श्रेष्ठ विकल्प का चयन करेंगे और उस पर कार्य करना आरंभ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, है ना। जिस तरह से निर्णयन है उसी तरह से यहाँ पर कंट्रोलिंग, नियंत्रण की बात की गई है। तो नियंत्रण प्रक्रिया में निम्न चरणों को फॉलो किया जाता है। नंबर 1, प्रमापों की स्थापना, मतलब भाई क्या स्टैंडर्ड है। फिर प्रमाप, वास्तविक प्रगति का मापन, मतलब जो आपने प्रमाप सेट किए थे क्या उसके अकॉर्डिंग कंपनी में काम हो रहा है, वास्तविक प्रगति का मापन। वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना, मतलब जो कार्य किया गया है और जो कार्य होना था उन दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। विचलनों का विश्लेषण, मतलब अगर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात आती है तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, और अगर नेगेटिव हो रहा है तो सुधारात्मक कार्यवाही अपनाई जाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है पीटर एफ ड्रकर
जुड़े हुए हैं एमबीओ की अवधारणा के साथ में प्रबंध में। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन, कारोबारी मध्यस्थ मतलब जो मीडिएटर होते हैं मध्यस्थ, कारोबारी मध्यस्थ प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली मतलब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं। रास्ता रोको विज्ञापन, रास्ता रोको विज्ञापन से तात्पर्य यहाँ पर एक ऐसी विज्ञापन प्रक्रिया से है, मतलब विज्ञापन के जितने भी माध्यम होते हैं उन पर एक साथ विज्ञापन देना या एक साथ प्रचार प्रसार कराना, इसको बोलते हैं रास्ता रोको विज्ञापन। देखिए, एक ही समय पर एक समान टीवी रेडियो माध्यमों पर उत्पाद विज्ञापन को प्रसारित करना। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल होती है CA करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। लिखा हुआ है कार्यशील पूंजी उपक्रम के परिचालन की लागत को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। इस पूंजी का आशय ऐसी पूंजी से है जो व्यवसाय के दौरान एक दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, मतलब दिन प्रतिदिन के कार्य जो होते हैं वो इसी पूंजी से होते हैं। नेक्स्ट है अनुपात रेशियो के संबंध में। अनुपात एक संख्या का दूसरी संख्या से गणितीय संबंध है, बिल्कुल सही है, अनुपात में ऐसा ही किया जाता है। तरल अनुपात को अम्ल परीक्षण अनुपात एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। ओके, लिक्विड रेशियो को। चालू अनुपात के लिए स्थापित नियम 2:1 है, मतलब ये स्टैंडर्ड है 2:1 किसके लिए, करंट रेशियो के लिए। ऋण समता अनुपात बाह्य कोष मतलब आउटसाइडर लायबिलिटीज या आउटसाइडर फंड का अंशधारकों के फंड के साथ में संबंध होता है, किसका, ऋण समता डेब्ट इक्विटी रेशियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। मुख्य उद्देश्य अंशधारियों की संपदा को, मतलब जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है, अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना है, मैक्सिमाइज करना है। पूंजी ढांचा, अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर में आता है डेब्ट प्लस इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस इक्विटी। नेक्स्ट नंबर, संगठन छोड़ते समय जब कोई एक कर्मचारी संगठन से जा रहा होता है तो उसका एक साक्षात्कार इंटरव्यू किया जाता है। साक्षात्कार विदाई या प्रस्थान साक्षात्कार कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण के लिए स्विफ्ट तकनीक को प्रयोग में लाया जाता है, मतलब जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फंड को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो वहां एक स्विफ्ट कोड होता है, उसको यूज किया जाता है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरचेंज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तकनीक को अपनाया जाता है। DICGC, तो DICGC का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। हम लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं करेंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, FDRDs में, उस अमाउंट को इंश्योर किया जाता है। तो पहले इंश्योरेंस 2 लाख रुपए तक का था, इसे बढ़ा करके अब कर दिया गया है ₹5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना 1964 में हुई। आज UTI को हम जानते हैं एक बैंक के नाम से जो है एक्सिस बैंक। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई शिवरमन समिति की सिफारिश पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 जो 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से स्थापित हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 से कार्य करना आरंभ किया। इंपीरियल बैंक इसी को पहले जानते थे किस नाम से, आज इंपीरियल को जानते हैं स्टेट बैंक के नाम से, 1921 में स्थापित हुआ। खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका टूल होता है। इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड को मार्केट में क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अकॉर्डिंग सेल और परचेज किया जाता है। तो खुले बाजार की क्रियाओं में सरकार RBI के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती एवं बेचती है। देखिए, जब मुद्रास्फीति के समय सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय होगा, मुद्रा अभिस्फीति के समय सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय होगा। नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकिंग क्षेत्र में काफी सुधार किए गए हैं। सममिति है ना, सिमेट्रिकल आवृत्ति फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति वितरण में माध्य, मध्यका और बहुलक मतलब एक्स बार, मीडियन और मोड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये है कि जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ एक समान हो, एक जैसा हो, तो उस कंडीशन में हमसे पूछा जाता है कि आपस में क्या क्या बराबर है, तो हमें बताना है मीन, मीडियन, मोड तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है
पीटर एफ ड्रकर एमपीओ से जुड़े हुए हैं, एफ डब्ल्यू टेलर वैज्ञानिक प्रबंध से जुड़े हुए हैं, हेनरी फ्यूल क्रियात्मक सिद्धांत अपनाया है इन्होंने प्रबंध में, और इन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए हैं जो व्यावहारिक रूप से लागू होते हैं। ह्यूगो मस्टरवर्ग औद्योगिक मनोविज्ञान, मैक्स वेबर ने दी है ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी या नौकरशाही सिद्धांत। लूथर गुलिक है ना, पोस्ट कोर्ब POSDCORB पोस्ट कोर्ब की विचारधारा किसने प्रस्तुत की है? लूथर गुलिक ने। नेक्स्ट देखते हैं क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ विशिष्टीकरण। क्रियात्मक संगठन मतलब ये कि जिस काम में पारंगत है, स्पेशलाइजेशन है, उसको वही कार्य दीजिए। तो क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ है विशिष्टीकरण। संगठन का सर्वाधिक प्रजातांत्रिक रूप है समिति संगठन, और ऐसा आता है संगठन का सबसे पुराना रूप है, तो उसमें हमें बताना है रेखा संगठन या लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रतियोगी की योजना के मद्देनजर ध्यान रखते हुए जो योजना बनाई जाती है उसे बोलते हैं व्यूह रचना। प्रस्तावित संगठन परिवर्तन निम्नलिखित उत्पन्न कर सकता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में लेकर आ रही है बैंक्स को, तो बैंक्स के एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं? हड़ताल कर रहे हैं या उस चेंजेस को मना कर रहे हैं। जब कभी भी संगठन में क्या होगा, चेंजेस होंगे, तो क्या क्या उत्पन्न हो सकता है? नंबर 1 भावनात्मक खलबली, नंबर एवं तनाव मतलब स्ट्रेस हो सकता है, सामाजिक विस्थापना की समस्या, अज्ञात भय, छटनी का डर, ये हो सकता है। नाबार्ड ने निम्नलिखित कार्यों का पूर्ण जिम्मा ले लिया है। पहले आरबीआई के पास ही कार्य थे, लेकिन नाबार्ड की स्थापना के बाद अब ये सारे कार्यों का जिम्मा किसने ले लिया है? नाबार्ड ने अपने ऊपर ले लिया है। एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। नंबर 2 रिजर्व बैंक का एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट। नंबर 3 रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट। ओके, तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जा सकते हैं इसके, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कारक बंदोबस्ती सिद्धांत फैक्टर इंडोवेंट थ्योरी किसने दी? तो हैक्सर और ऑहलिन ने ये सिद्धांत दिया। अर्थव्यवस्था के जीडीपी के 3 क्षेत्रों के संबंध में स्वतंत्रता पश्चात जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम हुआ है और आज के समय में ये सबसे कम है। सेवा क्षेत्र का योगदान बिल्कुल सही है, टर्सरी सेक्टर का योगदान लगातार बड़ा है। द्वितीय क्षेत्र का मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें कोई परिवर्तन अधिक हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये 3 फैक्टर आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, CSO के द्वारा। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधियां काम में लाई जाती है। नंबर 1 उत्पादन विधि प्रोडक्शन मेथड, नंबर 2 आय विधि इनकम मेथड, नंबर 3 व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट तरलता अनुपात का अवरोही मतलब ये जो घटता हुआ क्रम है, सबसे पहले चालू अनुपात, फिर त्वरित अनुपात, फिर अति त्वरित अनुपात, फिर मूल रक्षक या अंतराल अनुपात। अगर आरोही क्रम पूछें तो आप इसको अपोजिट में सेट कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट में है सामान्यतः है मांग वक्र मतलब जो डिमांड कर्व होता है की ढलान, ये आपसे पूछा जाता है। तो डिमांड एंड सप्लाई में क्या पाया जाता है? एक विपरीत संबंध पाया जाता है। इस कारण से डिमांड कर्व जो होता है वो हमेशा नेगेटिव स्लोप में बनता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पुस्तक और उनके लेखक। तो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पीटर ड्रकर ने लिखा हुआ है, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट ओलिवर सेल्डन ने लिखा हुआ है, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर ने लिखा हुआ है, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट फ्यूल ने लिखा हुआ है। देखिए अब यहाँ पर ये मैंने नियोजन निर्णय नियंत्रण की प्रक्रिया के क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम किसको, नियोजन को। सबसे पहले उद्देश्यों की स्थापना करना, वैकल्पिक मार्गों का निर्णय करना, वैकल्पिक मार्गों का निर्णय करना कि भाई हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, फिर वैकल्पिक मार्गों का मूल्यांकन करना, उनकी हम वैल्यूएशन करेंगे कि भाई कौन सा जो मार्ग है वो हमें फायदेमंद हो सकता है, उत्तम मार्ग का चुनाव करना और क्रियाकलाप के क्रम का निर्धारण करना। निर्णय में समस्या को परिभाषित करना, उपलब्ध विकल्पों पर विचार करना, सीमाकारी
या बाधक घटकों पर विचार करना, श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना। नियंत्रण, प्रमापों की स्थापना करना, वास्तविक प्रगति का मापन करना, वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना करना, विचरण मतलब जो वेरिएंस आया हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव उसका विश्लेषण करना, और सुधारात्मक कार्यवाही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है संचार मतलब कम्युनिकेशन में वेरिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो भौतिक अवरोध, प्रौद्योगिकी अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध, भाषाई अवरोध हो सकता है। ऐसी विपणन प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े मतलब एडवर्स इफेक्ट ना हो, हमारे एनवायरनमेंट पर ना पड़े का ध्यान रखा जाए, तो उस विपणन को कहा जाता है हरित विपणन, ग्रीन मार्केटिंग। खुदरा विक्रेता, रिटेल सेलर वस्तुओं और सेवाओं को प्रत्यक्ष रूप से अंतिम उपभोक्ताओं को पहुंचाता है। इंपीरियल बैंक, जिसे वर्तमान में एसबीआई के नाम से जानते हैं, की स्थापना 27 जनवरी 1921 को जे.एम. कीन्स के अनुशंसा या सलाह पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है चालू खाते पर रुपए की परिवर्तनशीलता मतलब करंट अकाउंट पर रुपए की कन्वर्टिबिलिटी 1991 से शुरू हुई है। बीमा व्यवसाय, जीवन बीमा की बात हो रही है। व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ है, मतलब यहाँ लाइफ इंश्योरेंस का जो नेशनलाइजेशन हुआ है वो नेशनलाइजेशन हुआ है 1956 में। सामान्य बीमा का, जनरल इंश्योरेंस का 1972। व्यापारिक बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण हुआ है 1969। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और यहाँ एक कैपिटल का रिक्वायरमेंट था ₹50 करोड़ मिनिमम। सेकेंड नेशनलाइजेशन हुआ है 1980 में, 6 बैंकों का हुआ था और यहाँ कैपिटल का स्ट्रक्चर रखा था 200 करोड़। व्यापारिक बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानक बेसल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ओके, बेसल एक कमेंट किया, BIS, बेसल स्विट्जरलैंड में स्थित है ना, एक शहर है बेसल। तो यहाँ से कुछ रूल्स बनाए गए हैं, इसीलिए उस शहर के नाम पे ही बेसल नॉर्म्स इनको जाना जाता है। BIS का फुल फॉर्म है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाया जा सकता है, मतलब जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या बनाया जा सकता है, अनुकूल मतलब फेवरेबल किया जा सकता है। निर्यात में वृद्धि की जाए, आयात को कम किया जाए, मुद्रा के मूल्य को अवमूल्यित कर दिया जाए, डिवैल्यूएट कर दिया जाए, किसके लिए, करेंसी की वैल्यू को। सार्क, ओके, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, मुख्यालय है इसका काठमांडू नेपाल में। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई है। सार्क में सदस्य राष्ट्र हैं 8 कंट्रीज, वो हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान। पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं ईरान, चीन, जापान, USA, दक्षिण कोरिया। ओके, पूंजीगत व्यय जो कैपिटल, पूंजीगत और आयगत व्यय, पूंजीगत और आयगत व्यय, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय कंपनी की लाभदेयता मतलब प्रॉफिटेबिलिटी को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। आयगत व्यय कंपनी की लाभदेयता प्रॉफिटेबिलिटी को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट हमेशा ही व्यवसाय के दृष्टिकोण से तैयार की जाती है, ना कि व्यवसायी के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है बैलेंस शीट एक निश्चित समय विशेष पर मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पर संस्था की वित्तीय स्थिति, संपत्तियों और दायित्व की स्थिति बताती है। पूंजीकरण अनुपात ऋण क्षमता मतलब डेब्ट और इक्विटी के बीच के संबंध को दर्शाता है। कौन सा अनुपात, पूंजीकरण अनुपात। तरलता अनुपात अल्पकालीन शोधन क्षमता को दर्शाता है। विक्रय टर्नओवर अनुपात परिसंपत्ति प्रबंधन क्षमता को दर्शाता है। लाभदेयता प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लाभ अर्जन को प्रदर्शित करते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड लाभ हानि खाते पर चार्ज होते हैं, मतलब सिंकिंग फंड में जो पैसा आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सिंकिंग फंड दीर्घकालीन दायित्व के पुनर्भुगतान के लिए सृजित किया जाता है। अगर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और उसको पे करना है तो सिंकिंग फंड बना लिया जाता है, जिसमें हर साल एक अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। ख्याति गुडविल
एक स्थायी संपत्ति है, फिक्स्ड एसेट है, और इंटेंजिबल एसेट है, आदर्शी संपत्ति है। अधिविकर्ष बैंक ओवरड्राफ्ट चालू दायित्व है। प्रारंभिक व्यय अवास्तविक संपत्ति है। भारी विज्ञापन व्यय अस्थगित व्यय है। अंशों की निर्गमन पर प्रीमियम संचय एवं आधिक्य में पूंजीगत प्राप्ति है, अंशों पर प्राप्त प्रीमियम, और इसे बैलेंस शीट में संचय और आधिक्य में दिखाया जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। AS2 स्कंद का मूल्यांकन। AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 आकस्मिकताएं एवं स्थिति विवरण तिथि के पश्चात की घटनाओं से संबंधित है। AS5 अवधि से संबंधित शुद्ध लाभ एवं हानि से संबंधित है। मास मार्केटिंग, तो मास मार्केटिंग सभी उपभोक्ताओं को एक जैसे उत्पाद तथा विपणन मिश्रण पेश करना। मतलब मास मार्केटिंग का ये होगा कि सभी के लिए एक जैसे प्रोडक्ट और एक जैसे विपणन मिश्रण मार्केटिंग मिक्स को प्रस्तुत करना। उत्पाद अवधारणा, विपणन की उत्पाद अवधारणा, अच्छे उत्पाद स्वयं ही बिकते हैं। उत्पादन अवधारणा यह मानकर चलती है कि जिस वस्तु का अधिक से अधिक उत्पादन होगा वह बाजार में स्वयं ही बिक जाएगी। नॉन स्टोर मार्केटिंग, मतलब स्टोर्स पर मार्केटिंग नहीं होती है, घर घर जाकर विक्रय करना। BPP और वेंडिंग मशीन। उपभोक्ता प्रसन्नता, मतलब उपभोक्ता प्रसन्नता, जितनी उपभोक्ता को किसी एक प्रोडक्ट से आशा होती है उससे ज्यादा बेनिफिट उस प्रोडक्ट से उसे मिल जाना, तो यह कहलाती है उपभोक्ता प्रसन्नता। मांग के तत्व, डिमांड में जो एलिमेंट होते हैं, नंबर 1 एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित कीमत, एक निश्चित समय और एक निश्चित मूल्य, ये सभी मिलकर बनाते हैं किसको, डिमांड को। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक मतलब परफेक्ट मार्केट में फर्म संतुलन प्राप्त करती है तब जब MR इक्वल टू क्या होगा, MC। भारत में रोलिंग प्लान अनवरत योजना जनता सरकार के द्वारा 1978-80 के दौर में मोरारजी देसाई द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 है, पहले ये 1956 था लेकिन अब इसके स्थान पर लागू हो चुका है 2013। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, पूर्व में है 1986 था लेकिन अब है 2019। सेबी अधिनियम या सेबी की स्थापना हुई है 12 अप्रैल 1988 को और सेबी का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1992 में। BSE 1875 में आया है और इसका हेड ऑफिस है मुंबई में और इसके इंडेक्स को बोलते हैं सेंसेक्स। ओके, NSE 1992 में आया है और इसके इंडेक्स को बोलते हैं निफ्टी। ये बना है 30 कंपनी से और ये बना है 50 कंपनी के इंडेक्स से। ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट है, 1949 में स्थापित हुआ। लेनदारी लेखा प्रबंधन, प्राप्तियों का प्रबंधन है। आर्थिक आदेश मात्रा रहतिया का प्रबंधन है, मतलब स्टॉक का मैनेजमेंट करना है। वाणिज्यिक विपत्र, तो वाणिज्यिक विपत्र नकद प्रबंध, मतलब ये कह रहा है कॉमर्शियल पेपर, तो कॉमर्शियल पेपर जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए संस्थाओं के लिए कैश की अरेंजमेंट कराता है। ट्रेजरी बिल होता है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के लिए अल्पकालीन नकद प्रबंधन, कैश का मैनेजमेंट। ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ। पहले यह जाना जाता था गेट के नाम से। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को प्रतिस्थापित करते हुए स्थापित किया गया। इसके कार्य हैं ट्रिम्स, व्यापार की नीति, पुनर्निरीक्षण अंग, वस्तु व्यापार परिषद, मंत्रिमंडलीय कॉन्फ्रेंस। गेट की स्थापना 1947 में हुई। अब गेट को WTO के नाम से जाना जाता है। सदस्य राष्ट्र हैं 164, मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 में। 1 जनवरी 1949, 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू किया है। कार्य हैं साख नियंत्रण, व्यापारिक बैंकों को लाइसेंस, मुद्रा का निर्गमन, विदेशी मुद्रा का संरक्षक, फेमा जो है इसके अकॉर्डिंग। 1982 एक्सिम बैंक की स्थापना हुई। 1990 सिडबी बैंक की स्थापना हुई।
एग्जिम बैंक की स्थापना आयात निर्यात के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना। सिडबी लघु पैमाने पर कार्य करने वाले उद्योगों को वित्त की व्यवस्था कराना। ई बैंकिंग, ई बैंकिंग में शामिल है NEFT, RTGS, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ECS, ATM कार्ड एक्सेट्रा। अब देखिए यहां लिखा है कि जब कोई MNC मल्टीनेशनल कंपनी किसी एक देश में आती है तो उस देश को क्या क्या लाभ होते हैं। तकनीकी हस्तांतरण, मतलब हमें टेक्निक्स पता चलते हैं। तकनीकी हस्तांतरण, उस देश में रोजगार सृजित होता है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा आती है, आर्थिक गतिविधि में वृद्धि होती है और R&D प्रयासों में, अनुसंधान जो शोध और रिसर्च होते हैं उनमें वृद्धि होती है। आयकर से संबंधित देखिए टैक्स प्लानिंग, अगर आप टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 10A के अंतर्गत आप कटौती का लाभ उठाना चाहते हैं। टैक्स अवॉइडेंस, कर परिहार, मतलब आयकर अधिनियम की आप अपने अनुसार गलत व्याख्या कर रहे हैं। कर वंचन में है आयकर को जानबूझकर आप क्या दिखा रहे हैं, टैक्स बचाने के लिए कम दिखा रहे हैं। और कर प्रशासन, TDS की उपयुक्त व्यवस्था करना, किसमें आएगा, कर प्रशासन में। कार्यशील पूंजी, तो ऊपर मैं बता चुका हूं आपको एक बार, कार्यशील पूंजी होगी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। रोजाना कार्य संचालन हेतु परिवर्तनशील पूंजी होती है, कोष प्रवाह विवरण बनाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। साझेदारी फर्म के समापन पर दायित्वों का निम्न क्रम में भुगतान किया जाएगा। सबसे पहले सुरक्षित लेनदार, फिर असुरक्षित लेनदार, फिर साझेदार जिन्होंने ऋण दिया है उनको पेमेंट होगी, साझेदार जिन्होंने लाभ विभाजन अनुपात से अधिक अंश दिया है उनको पेमेंट होगी। देखिए प्रबंध के स्तर हैं, यहाँ पर मैनेजमेंट के लेवल्स बताए गए हैं। तो मैनेजमेंट के 3 स्तर हैं। नंबर 1 निम्न स्तर प्रबंध, नंबर 2 मध्य स्तर प्रबंध और नंबर 3 उच्च स्तर प्रबंध। या आप ऐसे कह सकते हैं सबसे ऊपर होता है अपर मैनेजमेंट, फिर मिडिल मैनेजमेंट, फिर लोअर मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट में इसमें संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक, उप प्रबंधक होते हैं। उद्देश्य का निर्धारण, नीतियों का निर्धारण, संसाधनों की व्यवस्था एवं नियंत्रण की प्रक्रिया यहां से लगाई जाती है। मिडिल मतलब जो मध्य स्तर का है, इसमें मध्यवर्ती प्रबंधक शामिल होते हैं। उच्च स्तर प्रबंध एवं निम्न स्तर प्रबंध के बीच की ये कड़ी होती है, मतलब टॉप और जो लोअर होता है उसके बीच में जो होता है वो होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। संगठनात्मक कार्य, नीतियों की व्याख्या, समन्वय स्थापित करना, निर्देशन, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना इस लेवल पर किया जाता है। लो लेवल या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, इस श्रेणी में प्रथम श्रेणी के मतलब सबसे नीचे स्तर के प्रबंधक होते हैं। सभी विभागों के पर्यवेक्षक, टीम लीडर आदि इसी में आते हैं। श्रमिकों की समस्याओं को आगे प्रेषित करना, मध्य स्तरीय प्रबंधकों को सहायता प्रदान करना और दैनिक योजना बनाना और उसके अनुसार कार्य करना इस श्रेणी में आता है। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, होपफुल, मुझे ऐसा लगता है कि आज का लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल हुआ होगा। थैंक्स अ लॉट।